नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का ज्ञानपुरम क्लासेस में स्वागत है। आइए आज हम हिंदी साहित्य के संदर्भ में थोड़ा देखते हैं हिंदी का पहला कवि। तो विभिन्न विद्वानों के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा गया है, आइए इसके बारे में हम एक सिंहावलोकन करते हैं। एक अच्छे से थोड़ा देखें कि विभिन्न विद्वान हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं और सर्वसम्मत से हिंदी का पहला कवि किसे माना जाता है। तो क्या आप जानते हैं कि कौन विद्वान किसे हिंदी का पहला कवि मानते हैं? कई बार प्रश्न ऐसा परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आइए सबसे पहले हम आज इसी को देखें कि विभिन्न विद्वानों के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है। तो देखिएगा, टॉपिक भी है विभिन्न विद्वानों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि, यानी हिंदी के प्रथम कवि कौन है, ये विभिन्न विद्वानों के अनुसार। तो देखेंगे तीन टॉपिक बनाया गया है। प्रथम कवि किसे माना जा रहा है, तो पहला कवि कौन है और इनका समय क्या है, और प्रस्तोता माने प्रस्तुत करने वाले कौन हैं, यानी हिंदी का पहला कवि कौन किसे मान रहा है। तो क्या आप जानते हैं गौर से? तो ये ध्यान दीजिएगा, एक कवि हैं पुष्य या पुंड, ध्यान देना है। ये हैं पुष्य या पुंड कवि और इनका समय 7वीं शताब्दी माना जाता है। और पुष्य या पुंड को पहला कवि मानने वाले हैं शिव सिंह सेंगर। कौन है? शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर की रचना भी हमने बताया था, क्या? शिव सिंह सरोज। तो शिव सिंह सेंगर जो है हिंदी का पहला कवि किसे मान रहे हैं? पुष्य या पुंड को। अगर आप भूल जाएं कि इनको हम कैसे याद रखें, शिव सिंह सेंगर हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं, तो ऐसे ट्रिक बनाइए कि शिव जी को पुष्प चढ़ाया, तो पुष्प चढ़ाना शिव जी को, यहाँ शिव सिंह सेंगर से कनेक्ट कर लीजिए। तो शिव जी को पुष्प चढ़ाने से पुष्य या पुंड कवि को शिव सिंह सेंगर हिंदी का पहला कवि मानते हैं। इस बात को समझ गए होंगे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पुष्य या पुंड को हिंदी का पहला कवि कौन मानता है, तो आप क्या बताएंगे? किसको? शिव सिंह सेंगर को। और शिव सिंह सेंगर की रचना का क्या नाम है, इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलेगा आगे देखा जाए। हमने बताया अगले कवि को देखिए, यहां हिंदी का पहला कवि सराहपा। अच्छा, सराहपा के बारे में क्या जानते हैं आप? सराहपा क्या थे, क्या आपको पता है? सराहपा क्या थे धर्म के क्षेत्र में, इन्हें क्या कहा जाता है? विकल्प दें। सिद्ध थे, जैन थे, दो विकल्प दे रहे हैं आप लोग। सिद्ध थे। सराहपा क्या थे? सिद्ध थे। और अच्छा, कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है, एक प्रश्न पूछा गया है, सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? इसको भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आगे तो मैं पढ़ाऊंगा, आपका पूर्ण नॉलेज कितना है उसको भी ध्यान दीजिएगा। तो सराहपा को हिंदी का पहला कवि कौन माना है, ये ध्यान दीजिएगा, राहुल सांकृत्यायन। शुद्ध वर्तनी देखिएगा। और इनका राहुल सांकृत्यायन ने जो समय स्थिर किया है 769 ईस्वी, 769 ईस्वी, अर्थात 769 को इसमें 8वीं शताब्दी में समझ गए होंगे, तो समझेगा। और नगेंद्र भी इन्हें हिंदी का क्या पहला कवि मानते हैं। तो आपसे पूछा जाए, और एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर आपसे जब भी प्रश्न पूछा जाए हिंदी का पहला कवि किसे कहा जाता है, तो आप पहला विकल्प टिक करेंगे सराहपा को। अगर किसके अनुसार सर्वसम्मत से, अंत में सभी लोग एक मत से किसको स्वीकार करते हैं, इनको छोड़कर से सभी विद्वान सराहपा को, सराहपा स्वयं सिद्ध थे। सराहपा की रचना का क्या नाम है, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। केवल हम यहाँ पर आपको अभी लेकर चल रहे हैं, जब एक एक पढ़ाएंगे तो सब कुछ बताएंगे, चलेगा। और राहुल सांकृत्यायन की हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है, ये सब पढ़ाया गया है, इसको भी आंसर में आप देंगे, यहाँ पर हम नहीं बताएंगे। राहुल सांकृत्यायन के हिंदी साहित्य इतिहास का क्या नाम है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप क्या बता रहे हैं इसको ध्यान। और नगेंद्र के बारे में भी हमने बताया था, नगेंद्र हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है कि संपादित किया है, तो बहुत अच्छे से बताया था क्या नाम है। ये सब कुछ बातें आप कमेंट में कीजिएगा। तो ध्यान देना है सराहपा, तो इनके बारे में, इनको सर से सराह क्यों कैसे कहा गया, पा क्यों? क्योंकि सराहपा जो सिद्ध थे, ये अपने नाम के पीछे सभी लोग पा जोड़ते थे, जैसे कड़ाहपा, बिरुपा, लुईपा, डोमबिपा। तो इनको बताएंगे कैसे आगे, लेकिन इस समय आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि हिंदी का पहला कवि किसे कौन मान रहा है। तो राहुल सांकृत्यायन
नगेंद्र और सर्वसम्मत से सराहपा को हिंदी का पहला कवि माना जाता है। इस बात को समझ गए होंगे। और इनका समय भी हमने बताया, और कई लोगों ने इनका समय 633 ईस्वी, रामचंद्र शुक्ल और विनय भट्टाचार्य ने 633 लगाया है, लेकिन राहुल सांकृत्यायन को केंद्र में रखकर ही समय बताया जा रहा है। ठीक, चलिए आगे देखिएगा। स्वयंभू, बहुत चर्चित नाम होगा। अच्छा, स्वयंभू क्या, अगर कहा जाए स्वयंभू के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए तो क्या बताएंगे? जो स्वयं से भू माने उत्पन्न हुआ हो। व्याकरण में चले जाइए, स्वयंभू किसे कहा जाएगा तो समझिएगा। स्वयंभू को विक्रम की 8वीं शताब्दी माना जा रहा है इनका समय। ध्यान देना, यहां लिखा गया विक्रम की 8वीं शताब्दी। विक्रम समझ गए होंगे। ठीक, विक्रम की क्या 8वीं शताब्दी। अब इनको रामकुमार वर्मा हिंदी का पहला कवि मान रहे हैं। अच्छा, ये ध्यान दीजिएगा, स्वयंभू को किस भाषा का कवि कहा जाता है? अच्छा, कुछ लोग देखिए संस्कृत भाषा बता रहे हैं, आप लोग क्या बताएंगे? बताइएगा सभी लोग, चलिए लिख कर दिखाइएगा। हाँ, सभी लोग बताइए गौर से। हाँ, ध्यान दीजिएगा, हिंदी के जैन कवियों में, जैसे आप समझे रामकुमार वर्मा लिखते हैं कि हिंदी के जैन कवियों में सबसे पहला नाम स्वयंभू का आता है। ये अपभ्रंश भाषा के महाकवि थे। ये कौन लिख रहे हैं? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ये अपभ्रंश भाषा के महाकवि थे। किसको कह रहे हैं? स्वयंभू को। अपभ्रंश, आप भी लिखिएगा। इनकी रचना का नाम भी जानते हैं कि नहीं आप लोग? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। अच्छा, स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि और व्यास कहा जाता है। इसको याद करके रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया। यानी स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का क्या कहा जाता है? आप लोग भी बताइएगा, अपभ्रंश भाषा का क्या कहा जाएगा? हाँ, वाल्मीकि और व्यास, नोट कर लीजिएगा। इनको क्या कहा जाता है? स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि और व्यास कहा जा रहा है। समझ रहे बात को? नोट कर लीजिएगा, स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि और व्यास कहा जाता है। और इनके बारे में एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप लोग, स्वयंभू को ही जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। नोट कर लीजिएगा, स्वयंभू को ही जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा। और से हमने आपको बताया क्या, ये तो सिद्ध हुए और ये जैन हो गए, दोनों को कनेक्ट कर लेंगे हम लोग। यानी स्वयंभू क्या हो गए? जैन। तो जैन परंपरा का प्रथम कवि किसे? स्वयंभू को। और सिद्ध ये हो गए। तो समझ गए होंगे बात को। और इनकी रचनाएं किसी कुछ याद है? अच्छा, लिख कर दिखाइए, मैं बोल दे रहा हूं ना। पौम चर्यु, रिठड़ेम चर्यु, स्वयंभू छंद। तो ये लिख कर भी बताइएगा आप लोग क्या लिख पा रहे हैं अच्छे से। अगली बार हम बताएंगे इसको। अब ध्यान दीजिएगा स्वयंभू के बारे में गौर से। स्वयंभू को हमने बताया कि इनकी पौम चर्यु रचना है। ये स्वयं पूरा नहीं किए थे। कौन पूरा किया था? अगर आपको याद होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलेगा, तो स्वयंभू के बारे में जान गए। रामकुमार वर्मा इनको हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। बात समझ में आ गई? चलेगा, आगे देखा जाए राजा मुंज को। देखिए, राजा मुंज ये 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध या अंतिम समय माना जाए। ये 973-75 से लेकर ऐसी बातें आती हैं इतिहास में। तो इसे 973 से लेकर 95 अगर देखा जाए तो समझिएगा 10वीं शताब्दी का अंतिम समय है ना। उस समय किए हैं राजा मुंज, और चंद्रधर शर्मा गुलेरी इनको हिंदी का पहला कवि माना है। अगर आपसे पूछा जाए चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं, तो आप किसे बताएंगे? राजा मुंज को। और रामकुमार वर्मा स्वयंभू को। बात समझ गए होंगे। चलिए आगे देखा जाए। अब्दुर रहमान नाम सुने हैं? देखिएगा, अब्दुर रहमान, देखिए अब्दुर रा है, इस पर उड़नतुआ रा जो आप कहते हैं, रेफ रा, रेफ रा यानी रेफरा, रेफरा। तो ध्यान दीजिएगा, तो रेफरा में बता रहे हैं ये लगा हुआ है अब्दुर रहमान। तो इनको अभ्रंश भाषा अद्दहमाड़ कहा जाता है। अद्दहमाड़, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। किसको? अब्दुर रहमान को। अच्छा, अब्दुर रहमान की रचना का क्या नाम है? बहुत चर्चित रचना, और इसको भी आप लिख कर बताइएगा अगर आपको याद है तो। पता है तो खोज कर भी लिखिएगा, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा।
वैसे इशारा कर दे रहा हूं। संदेश, अब 3 वर्ण और बचे हैं, आगे आप नोट कीजिएगा। ये 12वीं शताब्दी के माने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं, ध्यान दीजिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी इनको हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। अगर आपसे कहा जाए हजारी प्रसाद द्विवेदी, पिछली बार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा है, कई बार एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछ ले हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं, तो आप किसे बताएंगे? आप अनुमान ही नहीं लगा पाएंगे, अब्दुल रहमान को मानेंगे। तो किसको मान रहे हैं? अब्दुल रहमान को, ठीक ना। चलिएगा आगे देखा जाए। देखिए अगले, शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं, और कौन मान रहे हैं, ध्यान देना है। शालिभद्र सूरी की रचना क्या है? बहुत चर्चित रचना है, पता है, ऐसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जा रहा। शालिभद्र सूरी की रचना का क्या नाम है? चलिए मैं बता रहा हूं, भरतेश्वर बाहुबली रास। बाहुबली मूवी आई थी ना, उसी से याद कर लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ साली समझिएगा, साली मत समझ लीजिएगा ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर वैसे ट्रिक में याद कर लीजिएगा तो साली के लिए बाहुबली लोग बनते हैं, ऐसी बातें समझिएगा गौर से। तो समझ गए होंगे ना, बात समझ रहे हैं गौर से। तो शालिभद्र सूरी ने क्या लिखा है? भरतेश्वर बाहुबली रास। तो इनको पहला कवि कौन माना है? गणपति चंद्रगुप्त। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ है कौन कौन? हमने 3 बताया है, आप बताइएगा कौन कौन, क्या आपको याद है? बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुतायत बार, कई बार मिलान करने के लिए दिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, गणपति चंद्रगुप्त के हिंदी साहित्य के इतिहास क्या नाम है, ये भी बताया गया है, और यहां अभी नहीं बताया जाएगा, आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको याद रहे, चलेगा। और आप इसको नोट भी करते रहिएगा और बताते रहिएगा, और जिससे मैं देखूंगा आपको याद हो पा रहा है कि नहीं। तो गणपति चंद्रगुप्त जो है हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? शालिभद्र सूरी को। इनकी रचना का नाम हमने बताया भरतेश्वर बाहुबली रास। चलिए बहुत चर्चित विद्यापति। अच्छा देखिएगा, विद्यापति के बारे में कुछ बातें आती हैं, यहां पर हमने डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार समय लिखा है, लेकिन इनका समय कहीं कहीं 1350 से 1450 मिल जाएगा, 1350 ईस्वी से 1450 ईस्वी, बस समझ रहे हैं ना। लेकिन बच्चन सिंह ने 1360 से लेकर 1448 बताया। ये इनको हिंदी का क्या मानते हैं? पहला कवि मानते हैं। और ध्यान देना है, विद्यापति को कुछ और कहा जाता है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने कुछ और कहा है, आप लोग बताइएगा। हिंदी का जातीय कवि, बहुत इंपॉर्टेंट बातें नोट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में, हिंदी का जातीय कवि, नोट कर लीजिएगा, फिर बता रहे हिंदी का क्या वो मानते हैं? जातीय कवि। किसको? बच्चन सिंह ने विद्यापति को हिंदी का जातीय कवि कहा है। अच्छा विद्यापति किसके दरबार में रहते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। विद्यापति कई बार, जैसे बीएड इत्यादि के एंट्रेंस में कई बार एग्जाम में पूछा गया है ऐसा प्रश्न, कि जैसे बिहारी किसके दरबार में रहते हैं। अगर आपसे पूछ लो ऐसे विद्यापति किसके दरबार में रहते थे, तो क्या आप लोग नोट करके बता पाएंगे विद्यापति किसके दरबार में रहते? अच्छा विद्यापति का उपनाम क्या है, कोई बताएगा? विद्यापति बहुत चर्चित हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था ये समझिएगा। विद्यापति को बच्चन सिंह ने यहां कुछ सोच समझकर बताएं, तो आप बताइएगा। विद्यापति की रचना बहुत महत्वपूर्ण है, विद्यापति पदावली, विद्यापति की पदावली रचना। इनको मैथिली कोकिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैथिली कोकिल। इनकी रचना का नाम, कुछ रचनाओं का नाम बताइए आप लोग, चलिए लिख कर दिखाइएगा सभी लोग, इनके कुछ रचनाओं का नाम गौर से, विद्यापति की। चलेगा, इनको विद्यापति को शैव संप्रदाय के कवि थे भी ध्यान दिया जाता है। शैव संप्रदाय के कवि कौन? विद्यापति। रामचंद्र शुक्ल, ध्यान देना है, इन्हीं के संदर्भ में गए हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे विद्यापति के इन पदों को भी। विद्यापति को अभिनव जयदेव भी कहा जाता है, कवि शेखर भी कहा जाता है, पंचानन भी कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, विद्यापति की रचना में संस्कृत में रचना, इनकी संस्कृत भाषा में है गंगा वाक्यावली। कौन सी रचना?
फिर दुर्गा भक्त तरंगड़ी, और इनकी दो रचना बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, कोई बताएगा? कीर्ति लता और कीर्ति पताका, एक किस भाषा में, ये जरूर, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, कीर्ति लता कीर्ति पताका किस भाषा में लिखी गई, तो आप जरूर बताइएगा। चलेगा, अब इतनी बातें आपको बता दी गई, अब कहेंगे प्रश्नों की बौछार हो रही है, इसीलिए कि आप उसको पढ़ें, बच्चे से जुड़ जाएं। तो चलेगा, 7 लोगों को मैंने दिखाया यहाँ पर कि प्रथम, लेकिन आपसे पूछा जाए सर्वसम्मत से हिंदी का पहला कवि, तो आप इन्हीं सराहपा को ही टिक करेंगे। लेकिन अगर विद्वानों का नाम दे दे इधर और पूछे कि कौन किसको माना है, तभी नाम टिक करेंगे। तो आइए, अब हम ये देख चुके हैं विभिन्न विद्वानों के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है। अब आइए हम देखते हैं हिंदी की पहली रचना कौन है। तो क्या आप बताएंगे? कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं आगे बताने जा रहा हूं हिंदी की पहली रचना कौन है। तो आइए अब हम देखते हैं हिंदी की पहली रचना। अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? हिंदी की पहली रचना या प्रथम रचना, तो देखिएगा, जैसे हम देखते हैं हिंदी का प्रथम कवि सर्वसम्मत से किसको माना जाता है? सराहपा को। लेकिन राहुल सांकृत्यायन ने सराहपा को तो पहला कवि माना और सभी विद्वान स्वीकार करते हैं, लेकिन सराहपा की सभी रचनाएं मुक्तक के रूप में, यानी मुक्तक रचनाएं हैं। एक ग्रंथ के रूप में हम अगर देखें दृष्टि के रूप में, तो ग्रंथकार के रूप में तो सबसे पहले एक रचना मिलती है श्रावकाचार, और ये नगेंद्र के अनुसार है, ध्यान देना। नगेंद्र यहाँ लिखा गया डॉक्टर नगेंद्र, ध्यान देना है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार बातें आ रही हैं। डॉक्टर नगेंद्र श्रावकाचार को हिंदी की पहली रचना मानते हैं। अब बताया जाता है 1933 ईस्वी में देवसेन जो जैन आचार्य हैं श्रावकाचार की रचना कर रहे हैं। अब श्रावकाचार में है क्या? श्रावकाचार 250 दोहों में, यानी 250 दोहें इसमें हैं, 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन है, यानी समझिएगा इसके केंद्र में गृहस्थ धर्म यानी गृहस्थ है। यानी 250 दोहों में, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी की जो पहली रचना उसमें कितने दोहे, तो आप क्या बताएंगे? 250 दोहे। तो 250 दोहों में श्रावकाचार रचित है। इसमें श्रावक धर्म के बारे में बताई गई बातें। अब ये ध्यान दीजिएगा, और कब बताया जाए? 1933 ईस्वी में देवसेन, ऐसी बातें बताए 1933 में है देवसेन की बातें, ध्यान देना है। अब ये समझिएगा, डॉक्टर नगेंद्र इसे हिंदी मतलब हिंदी की पहली रचना मानते हैं। ये बताते हैं कि राहुल सांकृत्यायन को हिंदी का पहला कवि तो मान लेते हैं, लेकिन उनकी जो रचनाएं मिली हैं वो सब मुक्तक है। एक ग्रंथकार के रूप में हम देखें, ग्रंथ के रूप में, तो ये रचना श्रावकाचार मिलती है। ध्यान देना है, ये बताते हैं कि श्रावकाचार में मतलब साहित्यिक का अभाव नहीं है, अर्थात ये कहा जाता है कि साहित्य की दृष्टि से भी हिंदी की पहली रचना क्या है? कौन सी है? श्रावकाचार। अब ध्यान देना है, बच्चन सिंह जो लिखते हैं, बच्चन सिंह बोलते हैं देश भाषा में लिखी पहली रचना कौन सी है? तो आप बताएंगे पदावली। और किसकी रचना है? विद्यापति की। विद्यापति के बारे में हमने बताया था, इनको क्या मैथिल कोकिल कहा जाता है। तो विद्यापति की जो पदावली किस भाषा में लिखी गई? अच्छा, विद्यापति की कई बार एक परीक्षाओं में पूछा गया है, विद्यापति किस रचना के कारण प्रसिद्ध है? मैथिल कोकिल की उपाधि किस रचना के कारण दी गई थी? यही पदावली। तो पदावली मैथिल भाषा में लिखी गई। किसमें? मैथिल भाषा में, इसलिए मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति को। तो ध्यान देना है, बच्चन सिंह बताते देश भाषा में लिखी पहली रचना कौन सी है? पदावली, इसलिए विद्यापति को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। ये बातें बताई गई हैं। और ध्यान देना, नगेंद्र जो है हिंदी की पहली रचना किसको मानते हैं? श्रावकाचार को। नोट कर लीजिएगा, आप इसको फिर बता रहे हैं बातें ना, नोट कर लीजिए इसको। श्रावकाचार को क्या मानते हैं? हिंदी की पहली रचना। इसमें 250 दोहे हैं। हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना भी इसे कह सकते हैं। क्या इसको? हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना किसको? श्रावकाचार को। अगर हम देखें सराहपा इत्यादि की, तो उसमें धर्म संबंधी निरूपण भी मिलते हैं। बात समझ रहे हैं? तो अब ध्यान देना, प्रथम साहित्यिक रचना के रूप में देखा जाता है तो किसमें है? श्रावकाचार में। और बताया गया हिंदी की प्रथम रचना। तो आइए अब हम हिंदी साहित्य का आदिकाल का थोड़ा वर्गीकरण देखकर अध्ययन करें कि हिंदी साहित्य का आदिकाल को कितने भागों में हम बांटकर पढ़ें कि आसानी से सीख सकते हैं। तो आइए हम अब देखते हैं हिंदी साहित्य के आदिकाल का वर्गीकरण। तो आइए अब हम हिंदी साहित्य के आदिकाल का विभाजन करके अध्ययन करें, जिससे आपको अध्ययन करने में आसानी हो, कोई समस्या ना हो। तो आपने कभी सोचा आदिकाल की रचनाएं आप अध्ययन करते हैं ना, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है आदिकाल की रचना है, आदिकाल की पंक्तियां हैं, आदिकाल की विशेषताएं हैं,
ठीक, बात समझ रहे हैं बात को अच्छे से। तो ये बताइए आदिकाल को किस ढंग से हम विभाजन करके अच्छे से अध्ययन करें कि आपको कोई दिक्कत ना हो, आसानी से समझ सके। पिछली बार कई एग्जामों में कुछ पूछा गया, जैसे पूछा गया था नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं, विवादित भी क्वेश्चन रहा है। तो ये समझिएगा, इन सबको अगर डीपली बांट कर पढ़ेंगे तो सही भी रहेगा। सुपर टेट तक पूछे जा रहे हैं, यानी जितने वनडे एग्जाम है वहां से भी पूछी जाती। कई बार पूछा गया है डिंगल पिंगल भाषा है कि शैली है, ध्यान देना शैली है, लेकिन कुछ जगह भाषा के रूप में पूछ रहे डिंगल शैली है पिंगल शैली, तो ठीक है ना, यानी शैली का मतलब स्टाइल, तो ये भी कहा गया है। और कहा स्टाइल इज द मैन, शैली ही उसके व्यक्तित्व की परिचायक होती है। तो चलिएगा देखिए गौर से, चलिए यहाँ देखिएगा नाथ साहित्य है ना, पहले देखा है शुरू से देखा जाए कि हिंदी साहित्य का अगर हम विभाजन देखते हैं गौर से समझिएगा, तो हिंदी साहित्य के विभाजन में हमने बताया था आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। अब थोड़ा ध्यान देना होता है भाषा को लेकर, चले भाषा, तो आदिकाल से हम हिंदी से सोचते हैं ना, आदिकाल हिंदी है ऐसा हम सोचते हैं कि कुछ संस्कृत का अध्ययन करते नहीं। तो एक बार थोड़ा भाषा का अध्ययन देखा जाए सरसरी निगाह से तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप जानते हैं संस्कृत के बारे में हम देखते हैं, संस्कृत भाषा यानी क्या देखते हैं, संस्कृत। संस्कृत का समय भी बताया गया सब कुछ पिछले वीडियो में, आप लोग बताते रहिएगा। संस्कृत के बाद कौन सी भाषा आती है, पाली भाषा, पाली के बाद प्राकृत भाषा, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अप ध्यान देना है अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद हिंदी, ये तो सभी लोग जानते ही होंगे। अब ध्यान देना है अपभ्रंश को यहां दो भागों में बांटा जाता है। जैसे अपभ्रंश को जब बांटेंगे तो एक समझिएगा पूर्ववर्ती अपभ्रंश, यानी पूर्ववर्ती अपभ्रंश, और एक होता है उत्तरवर्ती अपभ्रंश, उत्तरवर्ती अपभ्रंश। इसको समझ लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो समस्या बनेगी। जो पूर्ववर्ती अपभ्रंश है ये प्रकृति के निकट, जैसे अपभ्रंश है ना अपने पूर्ववर्ती में, ये प्रकृति के निकट है। अगर कई बार एग्जाम में पूछा गया है पूर्ववर्ती अपभ्रंश किसके निकट है, किसके पास है, तो आप किसके बताएंगे, प्राकृत के है। किसके, अपभ्रंश तो है ना, पूर्ववर्ती ये प्राकृत के निकट है, तो इसकी रचनाओं को नहीं ध्यान दिया जाता हिंदी में। और उत्तरवर्ती जो अपभ्रंश है हिंदी के निकट है, ध्यान देना उत्तरवर्ती अपभ्रंश हिंदी के निकट है, तो ये ध्यान देना हिंदी के निकट है उत्तरवर्ती अपभ्रंश, किसके निकट है, हिंदी के निकट। तो इस वजह से ये सब उत्तरवर्ती अपभ्रंश में आ रहे हैं। कौन से, सिद्ध, नाथ, जैन, ये जो देख रहे हैं उत्तरवर्ती अपभ्रंश। इसीलिए अपभ्रंश और हिंदी के बीच में एक भाषा अवहट्ट के रूप में भी हम देखते हैं, अवहट्ट, अवहट्ट ना, इसका भी समय हमने बताया है। आप लोग भी इसको बताइएगा क्या समय माना गया है, पिछले वीडियो में सब बताया गया है। तो इसका विकास बहुत अच्छे ढंग से 2-3 बार बताया गया है ना, अच्छे से आप समझिएगा। और कई बार एग्जाम में इसका सीक्वेंस पूछा जाता है, क्रम। तो संस्कृत, ठीक, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, और यहां बीच में अवहट्ट हमने बताया, नहीं डायरेक्ट हिंदी देता है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो अब ध्यान दीजिएगा उत्तरवर्ती अपभ्रंश ही जो है ये हिंदी के निकट है। तो ये ध्यान, इसका मतलब इसमें जो रचनाएं हैं, अब इसको थोड़ा हटा दे फिर आपको बताएं, जो ये रचनाएं हैं मूलतः समझिएगा इसमें क्या है, कौन सी रचनाएं, उत्तरवर्ती अपभ्रंश, यानी अपभ्रंश से तो जुड़ी हुई है, तो अपभ्रंश के कुछ पुट तो जरूर मिलेंगे। यानी इसी में धीरे धीरे हिंदी का विकास हो रहा है, किसमें, अपभ्रंश से हिंदी अलग हो रही धीरे धीरे। तो इन रचनाओं में अपभ्रंश के पुट कुछ जरूर मिलेंगे, लेकिन ध्यान देना है ये रचनाएं आध्यात्मिक हैं, क्या है, आध्यात्म परक हैं। तो ध्यान देना, इसलिए आध्यात्मिक लौकिक हो जाती हैं। तो थोड़ा अपभ्रंश का मिश्रण होगा, तो इसमें जैसे सिद्ध हैं, नाथ हैं, जैन हैं, इसमें अपभ्रंश का प्रभाव होगा। तो इसी ध्यान दिए होंगे कि जैसे हमने बताया है जैन में स्वयंभू हैं, जिन्हें अपभ्रंश भाषा का क्या कहा गया था, क्या कहा गया था, वाल्मीकि ना, अभी बताया था हमने। तो ध्यान देना इनमें अपभ्रंश पाए जा रहे हैं। तो लेकिन आपको क्या समझना है कि हिंदी यहीं से निकल रही थी, इन सबको थोड़ा अध्ययन करना। रामचंद्र शुक्ल, इन्हें क्या कहा गया है, रामचंद्र शुक्ल इनको अपने हिंदी साहित्य के इतिहास से थोड़ा धार्मिक काव्य कहकर इसको इग्नोर कर रहे हैं, यानी बाहर दिखा रहे हैं। लेकिन ध्यान देना इन्हीं पुट में रचना, इन्हीं में कुछ रचनाएं हिंदी की मिलती हैं। तो आपसे एग्जाम में कई बार पूछे सिद्धों की संख्या कितनी है, कई बार बताइएगा, आप बताइएगा सिद्धों की संख्या 84 है, 84, ये कई बार एग्जाम में। नाथों की संख्या 9 है। अब कौन कौन मुख्य है 84 में, ये बताए। अब ध्यान देना कि आदिकाल को समझना है तो पहली बात तो आपको पढ़ना होगा सिद्ध साहित्य, यानी सिद्धों की प्रमुख रचनाएं कौन कौन है जो हिंदी की पुट लिए हुए हैं,
हिंदी के सार को समेटती जा रही हैं, मतलब धीरे धीरे वो अपभ्रंश के पुट को छोड़ रही, हिंदी की तरफ बढ़ रही हैं। तो जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं सिद्ध साहित्य से संबंधित, इनको आपको इसमें किसमें पढ़ना होगा? आदिकाल में। फिर नाथ साहित्य में आपको पढ़ना, जैसे सिद्ध साहित्य में हमने बताया सराहपा को हिंदी का पहला कवि माना जाता है, वो सिद्ध ही है, तो इनको पढ़ना जरूरी होगा आदिकाल में ना। हमारी बात समझ रहे हैं? इसलिए सबसे पहले हमने सिद्ध को लिया, और इन्हीं सिद्धों से नाथों की उत्पत्ति के बारे में कहा जाएगा। नाथों में आप देखिए कई बार गोरखनाथ के बारे में पूछा जा रहा है ना, गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम है? बात समझ रहे हैं ना। हिंदी साहित्य में षट चक्रों वाला युगमार्ग कौन चलाया? ये सब प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? नवनाथों में कौन कौन मुख्य है, इनकी रचनाएं लिखाई जाएंगी, तो ये कौन है? नाथ साहित्य कहे जाएंगे। और फिर जैन है, जैनाचार्य के बारे में कई बार बताया गया आपको। जैसे स्वयंभू है, स्वयंभू का पौमचर्यु, रिठड़ेमचर्यु, स्वयंभू छंद इत्यादि रचनाएं, और जो कुछ रचनाएं हैं वो संपूर्ण जैन साहित्य की रचनाएं बताई जाएंगी, और सबसे प्रभाव इन्हीं का है। अब ये जो सिद्ध लोग हैं, जैन लोग हैं, ये भारत के किस क्षेत्र पे बसे थे, किस क्षेत्र पर इनका अधिकार ज्यादा था, प्रभुत्व कहाँ था, और ये इनको कौन वहां से बाहर करता है, ये संपूर्ण चीजें अध्ययन की जाएंगी आदिकाल के अंतर्गत। यानी तीनों में देखेंगे अध्यात्म है, यहां देखिए थोड़ा लौकिक आएगा, अब ध्यान देना है इन तीनों में। यहां पर ध्यान देना, हिंदी एकदम अपने मूल रूप में आ जाती है, यानी यहां हिंदी स्वच्छ हो जा रही है, मतलब शुद्ध विशुद्ध हिंदी समझा जाए, इसीलिए यहां से हिंदी का प्रारंभ मूल माना जाता है, और रामचंद्र शुक्ल देशी भाषा का इस्तेमाल कर देते हैं। कहां से? रासो साहित्य, लौकिक साहित्य, अन्य जो आता है, यहां पर ये धार्मिक रचनाएं कुछ बातें कही जाती हैं। अब समझिएगा, तो रासो साहित्य में हम पढ़ेंगे जैसे पृथ्वीराज रासो है, परमाल रासो है, ये संपूर्ण रासो, रासो की उत्पत्ति कौन किस शब्द से क्या मान रहा है ना, तो इन संपूर्ण का अध्ययन किसे हम पढ़ेंगे? रासो साहित्य के अंतर्गत। तो रासो साहित्य में कौन कौन प्रमुख रासो ग्रंथ है? जैसे पृथ्वीराज रासो का नाम सुने होंगे। पृथ्वीराज रासो किसमें बटा है? कमेंट करके जरूर बताइए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। विकल्प दे रहे हैं, खंड में, सर्ग में, कांड में, समय में, अंक में, तो आप तो ध्यान देना, आप बताइएगा, फिर आपको बातें बताई जाएंगी। यानी पृथ्वीराज रासो। और हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है, और हिंदी के पहले महाकवि कौन है? तो समझ गए होंगे, संपूर्ण चीजें ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ये सब किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? रासो साहित्य के अंदर। और लौकिक साहित्य में क्या पढ़ेंगे? ध्यान देना है, लौकिक और अन्य साहित्य में आपको दो भागों में बांट दिया जाएगा, एक जो प्रमुख पद्य हैं और एक प्रमुख जो गद्य आएंगे, इन दोनों को बांट कर पढ़ा जाए। यानी आदिकाल की गद्य रचनाएं कौन कौन है और पद्य रचनाएं प्रमुख रूप से कौन कौन आएंगे, जैसे ढोला मारूरा दूहा किसकी रचना है, ये संपूर्ण बातें इसमें अंतर। तो आज केवल आदिकाल का आपको विभाजन के क्षेत्र में देखा जा रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। तो आदिकाल को अगले दिन आपको अगले वीडियो में ध्यान दिया जाएगा कि सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, एक एक साहित्य को लेकर अच्छे से स्टडी कराया जाएगा, पढ़ा जाएगा। हम लोगों ने समझेंगे कि किस ढंग से हम इसको अच्छे से स्टडी करें कि यहाँ से प्रश्न कोई बाहर ना आए। फिर इनके जो प्रमुख कवि हैं, इनकी प्रमुख पंक्तियां क्या हैं, प्रमुख रचनाएं क्या हैं, उन रचनाओं में प्रमुख बातें क्या कही गई, इन सब का संपूर्ण अध्ययन अच्छे से किया जाएगा। तो आज बस इतना ही। आपके हिंदी के जो प्रथम कवि हैं, किसके अनुसार, विभिन्न विद्वानों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन कौन है, इसके बारे में बताया गया। हिंदी की प्रथम रचना या साहित्यिक रचना या देश भाषा में लिखी गई पहली रचना कौन सी है, इसके बारे में अध्ययन किया गया। फिर आदिकाल का विभाजन आपको बताया गया कि आदिकाल का जो विभाजन है मुख्य रूप से किस ढंग से बांटकर अध्ययन किया जाए कि हिंदी साहित्य का आदिकाल समझना आसान हो जाए। तो इसको हमने देखा सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक व अन्य साहित्य के रूप में हम देखेंगे। तो फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।